नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल इश्क में हारी, जिसकी राइटर है अना अलियास, उसकी ये 6ठी एपिसोड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको पहले, और ये भी बताती चलूँ कि ये इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड भी है। रईद पेशी के बाद फिर से अजनबियत की दीवार खड़ी कर चुका था। शाम में सब बैठे चाय पी रहे थे जब रईद ने रफ़िया को मुखातिब किया। अगली पेशी में आपकी हमसाई को भी हमें लेकर जाना होगा। चाय का कप सोफ़े की हत्थी पर रखे वो पुरसोच अंदाज में बोला, मैं कल ही उसे फ़ोन करके कह दूंगी कि वो यहीं आ जाए, तुम लोग उसे साथ ले जाना। रफ़िया ने असबात में सर हिलाते कहा, ठीक है, मैं सुमीर से डिस्कस करके आपको टाइमिंग कंफर्म कर दूंगा। रई ने हौले से सर हिलाते हुए कहा, बरकत ने तुम दोनों को आज रात अपने घर इनवाइट किया है। हसन जो खामोशी से रफ़िया और रईद की बातें सुन रहे थे यकदम बोले। रई ने कचरती निगाह मुतीबा पर डाली, जिसकी नज़रें हसन की बात सुनकर उस पर उठी। आप दोनों भी चलें। रई ने हामी भरने के बजाय एक और तजवीज़ दी। हमें नहीं, सिर्फ तुम दोनों को उसने इनवाइट किया। मैंने और रफ़िया तो आज दोपहर में भी उसी की तरफ गए थे। एक तो उसकी वाइफ का ऑपरेशन हुआ है, उसके पित्ते में पथरी थी, बस उसी की खैर खैरियत पूछने गए थे कि बरकत और उसकी बीवी ने इसरार किया कि बेटे और बहू को आज रात हमारे घर पर आने के लिए कहिएगा। हसन ने सारी बात तफसील से बताई। मैंने वैसे भी वसीफ़ा शुरू कर रखा है, इस वक्त तो मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती। रफ़िया ने फ़ौरन इनकार का जवाब पेश किया। रईद होंठ भींच कर रह गया। आप तैयार हो जाइए। रई ने मुतीबा को मुखातिब किया। हाँ बेटा, तुम अपनी तैयारी की तरफ लगो, 7 बजे निकलना है। 6 तो बज चुके हैं, घंटा तो लगेगा। हसन ने फ़ौरन मुतीबा को वहाँ से उठाया। वो चाय का कप रखती वहाँ से उठ खड़ी हुई। दिल में बहुत बार आया कि रईद को मैसेज कर दे या उसके पास जाकर उसे मना कर दे, लेकिन उसके अंदाज आजकल इतनी अजनबियत लिए हुए थे कि मुतीबा की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खामोशी से उन चंद जोड़ों में से एक मुंतखब किया जो मिशाल उसके लिए रिसेप्शन के जोड़ों के साथ लाई थी। घंटे बाद वो तैयार होकर बाहर लाउंज में आई, जहाँ से आज शलवार कमीज़ में रईद खुशबुएं बिखेरता तैयार बैठा गालबन उसी का इंतज़ार कर रहा था। उंगलियां तेज़ी से मोबाइल पर हरकत कर रही थी। उसे मोबाइल के साथ मगन देखकर मुतीबा ने गला खनखारा। रफ़िया नमाज के बाद वजीफ़ा शुरू कर चुकी थी, जबकि हसन अपने कमरे में थे। रईद ही सिर्फ लाउंज में मौजूद था। रईद ने सर उठाकर सरसरी सी नज़र मुतीबा पर डालनी चाहिए, जो उस पर पड़ने के बाद सरसरी नहीं रह सकी। लाइट और स्टील ग्रे कलर का बेल बॉटम ट्राउज़र और इंगरखा तर्ज की शर्ट पहने, लाइट सी ज्वेलरी और लाइट ही कलर की लिपस्टिक लगाए, दुपट्टा शानों पर डाले, बालों की हल्की सी चुटियाँ बनाए, वो रईद के दिल में उतर रही थी। उसकी नज़रों के इर्तकाज़ पर मुतीबा ने अब की बार उसकी बोलती नज़रों में देखा। चलें, उफ़ ये एतमाद। रईद हौले से मुस्कुराया। रईद सर हिलाता इससे पहले लाउंज के दरवाजे से बाहर जा चुका था। मुतीबा पूरी कोशिश करती कि उसके सामने अपना एतमाद बहाल रखे, मगर उसकी नज़रों का इर्तकाज़ मुतीबा की धड़कनों में जो शोर बर्पा करता, वो उसे अपने इरादों से डगमगा कर रख देता। मुतीबा तैयार होकर पहले रफ़िया को बताकर आई थी कि वो जा रहे हैं। उन्होंने हाथ के इशारे से उसे जाने का कहा। सलमान बाबा को बता देना कि हम जा रहे हैं। रई ने बाहर निकलते हुए हाँक लगाई। सलमान ने किचन से अच्छा भाई जी की सदा बुलंद की। गाड़ी के पास पहुंचकर मुतीबा रईद के टोकने से पहले खुद ही फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। रई ने मुस्कुराहट दबाते अपनी सीट संभाली। गाड़ी में बैठते ही मसनूही संजीदगी तारी कर चुका था। उनके घर क्या लेकर जाना चाहिए? रईद के सवाल पर मुतीबा अपनी सोचों से निकल कर बाहर आई। किसके घर? मुतीबा उसके सवाल की जानिब बिल्कुल भी मुतवज्जे नहीं थी, लिहाजा समझ नहीं पाई। चिड़ियाघर। रईद उसकी बेतुजही पर चिढ़ कर रह गया। मुतीबा ने घूर कर उसे देखा। बरकत अंकल के घर की बात कर रहे हैं? सवालिया अंदाज में पूछा। शुक्र है आपको याद आ गया कि हम कहाँ जा रहे हैं। रईद ने लतीफ़ सा तंज किया। मेरे ख्याल के मुताबिक मैंने कभी आपसे कोई उधार नहीं लिया, फिर आप ये जली कटी मुझे क्यों सुनाते हैं? मुतीबा ने भी तनक कर पूछा। उधार आप ले चुकी हैं। रईद की बात पर उसने हैरत से रईद की जानिब देखा। क्या लिया है मैंने उधार? वो तेज़ तेज़ करके लड़ने को तैयार हुई। फिर कभी बताऊंगा, अभी जो मसला दरपेश है बेहतर है उस पर बात की जाए। रई ने उसकी तवज्जो हटाई, जो पहली बार हट भी गई। मेरे ख्याल में एक बुक्के ले लें और कुछ फ्रूट्स। बीमार की इयादत के लिए तो यही चीज़ें बेहतरीन होती हैं। रईद उसके मफसल जवाब से कुछ मुतमईन होता गाड़ी को फ्लावर शॉप की जानिब ले आया। आपको कुछ चाहिए? गाड़ी से उतरते जानबूझकर उसे मुखातिब किया। हम ग्रॉसरी के लिए आए हैं क्या? मुतीबा ने उल्टा सवाल किया। रईद उसकी हाजिर जवाबी पे हौले से मुस्कुराया। नहीं, मैंने सोचा शायद आपको भी कोई फूलों के हार गजरों वगैरह से शुगफ हो तो पूछ लूँ। रईद ने जानबूझकर उसे तंग किया। मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं। मुतीबा ने सफ़ा चट जवाब दिया। सीरियसली? रईद का गमगीन लहजा मुतीबा को नज़रें चुराने पर मजबूर कर गया। जी सीरियसली, मुझे ऐसी लड़कियों वाले कोई शौक़ नहीं, धीमे लहजे में जवाब दिया। बस आपको एक शौक़ है। रईद ने अपना लहजा पुरस्रार बनाया। क्या? रईद की बात पर वो सवालिया अंदाज में बोली। लड़ने का।
रईद की बात पर उसे एहसास हुआ कि वाकई वो पता नहीं क्यों हर बार चिड़चिड़े अंदाज में ही जवाब देती थी। आप बात ऐसी करते कि मेरा लहजा लड़ने वाला हो जाता है। मज़े से रईद पर सब इल्ज़ाम लगाती वो उसे हैरान कर गई। सही है, सारा कुछ मुझ पर डाल दें। रईद नफ़े में सर हिलाता गाड़ी से बाहर निकला। मतीबा ने कुछ दूर खड़े रईद को देखा, जो बड़े दोस्ताना अंदाज में फूल वाले से बातों में मसरूफ़ था। न जाने क्या जादू इस शख्स में, हर एक को अपना गर्विदा बना लेता है। मतीबा की निगाहों में पहली बार उसके लिए बेहद मोहब्बत जागी थी। एहसान ने मोहब्बत का रूप धार लिया था, मगर वो कहने की हिम्मत नहीं रखती थी। रईद को किसी की नज़रों के इर्तकाज़ का शक हुआ। पैसे निकालते यूं ही गर्दन मोड़कर मतीबा की जानिब देखा। मतीबा को उसके यूं अचानक पलट देखने की उम्मीद नहीं थी। खुद पर मौजूद मतीबा की गहरी निगाहें वो नोट कर चुका था। हालांकि मतीबा ने फ़ौरन निगाहों को दूसरी सिमत मोड़ा था, मगर चेहरे की खफत वो उससे छुपा नहीं सकी थी। वॉलेट वापस जेब में डालते उसने फूलों का गुलदस्ता थामा, मुड़कर वापस गाड़ी में आकर बैठा। गुलदस्ता पीछे रखकर एक खिली कली गुलाब की मतीबा की जानिब बढ़ाई। मतीबा आंखों में हैरत समोए सवालिया नजरें उसकी जानिब किए परेशान से बैठी रही। हाथ नहीं बढ़ा था। रख ले, फूल दे रहा हूँ, बम तो नहीं जो इतना घबरा रही हैं। रई ने लहजे को हत्तुल मकदूर मजाक का रंग दिया। फूल देने का क्या मतलब होता है? मतीबा ने अपनी तरफ से बड़ी पते की बात की। क्या मतलब होता है? आपको तो एक कली दे रहा हूँ, जिनकी आदत के लिए जा रही हूँ उनके लिए तो पूरा बुक्के है। अब क्या मुझे उनसे इश्क हो गया है? अपनी बात यूँ हवा में उड़ाए जाने पर मतीबा का दिल क्या अपना माथा पीटने। उसकी मज़ीद गुलफशानियाँ सुनने से खुद को बचाने की खातिर मतीबा ने फ़ौरन कली थाम ली। थैंक्स, स्पार्ट सा लहजा अपना शुक्रिया कहा, हालांकि दिल में पकड़ धक्कड़ शुरू हो चुकी थी। वैसे आप बहुत ही कोई लट मार अंदाज में थैंक्स कहती हैं, बेहतर है कि ना कहा करें। खामखा अगला बंदा आग बगोला हो जाता है। रेत के तहज़ीब है, वो अपनी खिलखिलाहट छुपा नहीं सकी। आपने क्या लोगों को जानने में PhD कर रखी है? मुस्कुराहट रोकते मज़े से उसकी जानिब देखते अब की बार मुतीबा ने उसे छेड़ा। रईद भी उसकी बात पर मुस्कुराए बगैर न रह सका। नहीं, अब सोच रहा हूँ कि कर लूँ और अपने साथ डॉक्टर का इजाफा भी कर लूँ। रईद ने सर हिलाते ऐसे कहा जैसे उसका मशवरा बेहद पसंद आया। बिल्कुल, फिर आपका नाम होगा डॉक्टर रहीद हसन, PhD इन ह्यूमन नेचर। मतीबा ने भी उसकी बात का मज़ा लिया। ज़बरदस्त आइडिया। वैसे ये तो साइंसी सब्जेक्ट में से एक नया इजाफा होगा, ह्यूमन नेचर। रईद भी उसकी ऊट-पटांग बातों में शरीक हो चुका था। रास्ते से फ्रूट्स भी ले लिए। बरकत के घर पहुंचने पर बहुत पुरतपाक अंदाज में उनका इस्तकबाल हुआ। उनकी 2 बेटियां और एक बेटा था। बेटा रईद का ही हम उम्र था। बहुत जल्दी उसकी रईद से दोस्ती हो गई और लोगों की तरह वो भी रईद से मरूब हो चुका था, जबकि उनकी बेटियों से मतीबा की दोस्ती हो गई थी। दोनों ट्विंस थी, मैट्रिक में थी, मगर बेहद बातूनी थी। मतीबा एक लम्हे के लिए भी बोर नहीं हुई। आप दोनों का कपल माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है। उनमें से एक सारा बड़ी मोहब्बत से मतीबा को कहने लगी। नहीं, मुझे नहीं लगता। मतीबा की बात पर दोनों ने हैरान होकर उसकी जानिब देखा। वो उन्हीं के रूम में उस वक्त उनसे बातें में मसरूफ़ थी। तीनों बेड पर बैठी थी और मतीबा को कम, मगर वो दोनों दुनिया जहाँ की बातें कर रही थी। क्यों आपी? फिज़ा ने हैरत से सवाल किया। रईद के मुकाबले में तो मैं कुछ भी नहीं, वो बहुत खूबसूरत है। मुतीबा ने साफ गोई से कहा। अरे वो तो भाई हैं ही, मगर आपको तो नहीं पता आपकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सी कशिश है। और आपको किसने कहा सिर्फ सफ़ेद रंग ही खूबसूरती की ज़मानत होता है? सावले रंग में इस कदर कशिश है कि सफ़ेद रंग तो कुछ भी नहीं। और आपके फीचर्स माशाल्लाह बेहद प्यारे हैं। सारा इतनी समझदारी से बोली। मतीबा उसकी बात पर मुस्कुरा उठी। अरे तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो। मतीबा ने उसकी बात को हवा में उड़ाया। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसी कम्प्लेक्स बात भी कर सकती हैं। वो मुंह फुलाकर बोली। ये बात नहीं है। खैर, तुम दोनों कह रही हो तो यकीनन मैं भी बहुत प्यारी होंगी, और वैसे भी जो खुद अच्छा हो उसे सब अच्छे लगते हैं। मतीबा ने जल्दी से बात संभाली। खाना खाकर उन्होंने बरकत बेगम से इजाज़त ली। अंकल उनको भी लेकर हमारी तरफ चक्कर लगाइएगा। उनके घर से निकलते हुए मतीबा ने बरकत से कहा। ज़रूर बेटा। बरकत ने उसके सर पर हाथ फेरते शफ़क़त से कहा। आप ना भी कहें तो हम अब लाजमी आपके घर आएंगे। सारा शरारत से बोली। शरीर। मतीबा ने मोहब्बत से उसे खुद से लिपटाया। सबसे मिलकर वो दोनों गाड़ी में बैठे। एक बार फिर सफ़र शुरू हो गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप इतनी मोहब्बत से भी किसी से बोलती हैं। कुछ देर खामोशी के बाद रईद ने फिर से उसे तंग किया। वो दोनों हैं ही इतनी क्यूट सी। मतीबा अब तक उन दोनों की बातों में खोई हुई थी। और वैसे भी मैंने कौन सा आपसे नफ़रतों के मुजाहरे किए कि आप मुझे ताने मार रहे हैं? मतीबा फिर से तनक कर बोली।
मोहब्बतों के भी नहीं किए। रही ने उसकी बात पकड़ी। मुतीबा उसकी बर्जस्ती और इजहार के आगे बेबस हो जाती थी। अब भी खामोश रहने में ही आफियत समझी। सड़कें काफ़ी सुनसान थी। मोड़ काटते ही गली से गुजरते रईत को महसूस हुआ कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने मुतीबा को बताने से एतराज़ किया। जानबूझकर एक और मोड़ काटा तो वहीं काली गाड़ी उनके फिर से पीछे थी। एकदम वो गाड़ी तेज़ी से आगे की जानिब बढ़ गई। रई ने सर झटका ये सोचकर कि उसका शक था, क्योंकि वो गाड़ी आगे जा चुकी थी। मगर थोड़ा दूर जाते उस गाड़ी ने मोड़ काटकर रिवर्स किया। अब वो रईत की गाड़ी के बिल्कुल सामने थी। एकदम रईत को ब्रेक लगानी पड़ी, क्योंकि काली गाड़ी तिरछी होकर उससे रुकने पर मजबूर कर चुकी थी। रई ने हेडलाइट्स की रोशनी में शहाब को उस गाड़ी में बैठे देख लिया था। मुतीबा भी इस तसादुम पर परेशान हुई। रईत गाड़ी रुकते ही बाहर जाने लगा। मुतीबा ने एकदम उसके स्टीयरिंग पर रख के हाथ पर हाथ रखकर उसे रोका। वहशत से रईत को देखा। रईत ने पीछे मुड़कर मुतीबा का मुतवहिश चेहरा देखा। बाहर मत निकलिए, उसे अपनी जानिब मुतवज्जे देखकर मुतीबा बोली। कुछ नहीं होता, मैं देखता हूँ क्या इशू क्या है। रईत ने उसे तसल्ली दी। मैं भी बाहर आऊँगी। मुतीबा ने भी अपनी जानिब का दरवाज़ा खोला। नहीं, आप अभी गाड़ी में बैठो। उस घटिया इंसान से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। आपने बाहर नहीं निकलना। रई ने सामने देखा, जहाँ चेहरे पर दुनिया भर की खबासत लिए शहाब अपनी गाड़ी से बाहर आ चुका था। एक गनमैन भी उसके पीछे बाहर निकला था। रई ने मुतीबा को तनबीह की, लेकिन मुतीबा ने कुछ कहना चाहा। जब रई ने अपने हाथ को उसके हाथ के नीचे से निकालकर मुतीबा के हाथ पर धरते गिरफ्त मजबूत की। मना कर रहा हूँ ना, उसके लहजे में नागवारी थी। मुतीबा खामोश हो गई। रई ने डैशबोर्ड के एक खाने में मौजूद पिस्टल अपनी कमीज़ की जेब में डाली और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। इस घटिया हरकत का मकसद माथे पर शिकने लिए गुस्से से शहाब को घूरा। तेरे लिए नहीं रोकवाई गाड़ी, तेरी चिड़िया के लिए रोकी है। मुतीबा ने शीशा नीचे कर रखा था, लिहाजा शहाब की आवाज़ उसके कानों तक साफ सुनाई दे रही थी। मेरी बीवी के बारे में कोई गलीज बात की मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रईत एकदम मुश्तइल हुआ। मुतीबा तेज़ी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आई। रईत, उसने रईत को शहाब की जानिब बढ़ने से रोका। अरे 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 धीरज, मैं तो सिर्फ ये बताने आया हूँ कि तू जिस यार की पनाह में खुद को छुपाए हुए है, उसका तो काम ही मजबूर लड़कियों से निकाह करके उन्हें रखेल बनाना है। शहाब अपनी मूंछों को ताव देकर बोला। बकवास बंद करो। रईत उसके मुंह से इतनी गलाजत सुनकर गुस्से से बुफरा। तो कह दे कि ये झूठ है कि इससे निकाह करने से पहले तूने किसी और से निकाह नहीं किया हुआ था। शहाब मुंह बिगाड़ कर रईत को खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए बोला। तुम्हें इससे क्या कि मैंने जिस किसी से निकाह किया हो, तुम्हारी तरह झूठा निकाह करके नहीं फिरता। रईत ने उसे आईना दिखाया। चल झूठा ही सही, मगर पहला निकाहनामा साइन किया था। अफसोस वो भी सच्चा न बन सका, वरना तो मुझे इन झूठे सहारों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम वैसे ही इन जैसी न जाने कितनी चिड़िया जेब में लिए फिरते हैं। शाम ने मकाले से एक आंख दबाकर रईत को चिढ़ाया। लावारिस पर ही हाथ डालते हो, किसी वारसों वाली पर हाथ डाल कर दिखाओ, वही अशर होगा जो अब हो रहा है। जब बहुत जल्द जेल तुम्हारा मुकद्दर बनेगी, याद रखना। रईत ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया। देखेंगे, अभी तो इसे संभालो जो शायद तुम्हारे पहले निकाह का सुनकर सदमे में चली गई है। शाम ने मुतीबा पर चोट की, जो खामोश खड़ी थी। शाब अपना काम करके गाड़ी में बैठकर ये जा वो जा। मुतीबा ने रईत की जानिब निगाह नहीं की थी। गाड़ी में बैठो, रईत ठहरे हुए लहजे में बोला। उसकी आवाज़ में कोई चोरी पकड़े जाने वाला खौफ नहीं था। मुतीबा एक नज़र उसे देखकर खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। रईत ने फ़ौरन गाड़ी आगे बढ़ाई, मगर तमाम रास्ता उनके दरमियान कोई बात नहीं हुई। रईत ने अपनी सफाई में ना कुछ कहा, ना मुतीबा ने उससे कोई बात पुरस की। अगले दिन भी उनके दरमियान कोई बात नहीं हुई। पेशी वाले दिन रफ़िया ने अपनी हमसाई को घर ही बुला लिया था। ना सिर्फ वो, बल्कि उसका बेटा भी आ चुका था। भाई जी, मेरे पास एक और सबूत है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपकी केस में और मदद करे। शमीम के बेटे अली ने अपने मोबाइल में कुछ निकाल कर रईत को दिखाया। ज़बरदस्त यार, ये तो कमाल हो जाएगा। यकीनन ये हमारी बहुत बहुत मदद करेगी, रईत ने पुरजोश अंदाज में कहा। कुछ ही देर बाद वो सब अदालत में मौजूद थे। समीर और शहाब का वकील दलाइल पर दलाइल दे रहे थे। शमीम को कटहरे में बुलाकर उसका बयान लिया गया। मैंने उसकी माँ को चंद दिन अपने घर पना दी कि इसके बाप और शहाब के बंदों ने इसे बुरी तरह पीटा था, और ये शख्स इसके कागजात ले गया ताकि वहाँ से उसके साइन की नकल कर सके। शमीम के बयान पर जज काफ़ी देर कुछ अहम पॉइंट्स नोट करता रहा। शहाब के वकील ने बेहद से दलाइल देकर शमीम के बयान को झूठा साबित करना चाहा। जज साहब, अगर मेरे साथी वकील को यकीन नहीं आ रहा तो मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक वीडियो है, जिसके बाद यकीनन आपको भी यकीन आ जाएगा कि इस गुंडे ने ज़ोर ज़बरदस्ती से ये सब किया है। समीर की बात पर सब चौंके, हत्ता के शहाब भी। अली आओ बेटा, समीर ने अली को कटहरे में आने का कहा। अली मोबाइल समेत कटहरे में आया और मोबाइल खोलकर उसमें से एक वीडियो निकालकर समीर को पकड़ाया। समीर ने वो मोबाइल जज को थमाया।
अली ने उस दिन के सारे वाक़ये की वीडियो बना ली थी जब शाम ने मतीबा और रफ़िया के घर गुंडागर्दी की थी। उसमें हर चीज़ वाज़ेह थी, शाब के बंदों और फाइक का रफ़िया को मारना पीटना, फिर शाब का मतीबा के डॉक्यूमेंट्स वाली फ़ाइल को लेकर जाना। शाब के वहमो गुमान में नहीं था कि यूँ उसके केस का पांसा पलटेगा। वो माथे पर आया पसीना पूंछने लगा। जज ने चंद मिनट केस का फैसला लगाने में लिए। अली को वापस बिठा दिया गया। कुछ ही देर बाद जज ने अपना फैसला सुनाने का ऐलान किया। मुतीबा, रईद हसन सब दम साधे फैसले के मुंतज़िर थे। मुलजिम शहाब ने एक नहीं बहुत से जुर्म किए। पहले किसी की बेटी को खरीदने वाला जुर्म, फिर उन्हें मारने पीटने और धमकाने का जुर्म, फिर जाली निकाहनामा बनवाकर अदालत के साथ झूठ बोलने का जुर्म। इस केस के तमाम गवाहान के दलाइल की रोशनी में ये अदालत ना सिर्फ शहाब को 7 साल कैद की सज़ा सुनाती है बल्कि भारी जुर्माना भी आयद करती है। जज के फैसले पर मुतीबा, रईद हसन, शमीम और उसके बेटे ने सुख का सांस लिया। वही शहाब के चेहरे का रंग फक हो गया। उसने बेतहाशा पैसा वकील को दिया था, ये कैसे हो सकता था? मगर अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है और जब पड़े तो इंसान के सब कस बल निकाल देती है। यही शहाब के साथ हुआ था। वो उसे मामूली केस समझकर डील कर रहा था, मगर ये नहीं जानता था कि अल्लाह इंसान की पकड़ यूँ मामूली चीज़ों से ही करता है। अदालत से बाहर आते ही शमीम और अली हसन मुतीबा और रईद से इजाज़त लेकर अपने घर जाने को पर तोलने लगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खाला, मुतीबा ने तशक्कुर अमेज़ लहजे में कहा। केस में आखिरी कील अली की बनाई हुई वीडियो ने ही ठोकी थी। अरे नहीं, तुम मेरी बेटी जैसी, और बेटियों की इज्जत बचाने के लिए माएँ हर हद तक जाती हैं। शमी मोहब्बत से उसे अपने साथ लगाकर बोली। नहीं आंटी, आजकल के दौर में जहाँ अपने खूनी रिश्ते नहीं पूछते, आपका इक़दाम काबिल तहसीन है। रई ने भी उन्हें सराहा। बहुत शुक्रिया बेटे, घर आना। कफ़ी रफ़िया को लेकर वो निकलते वक्त उनसे घर आने का वादा लेकर निकली। उनके जाते ही रईद समीर की जानिब मुड़ा। थैंक्स बडी, उससे मुसाफा करते मोहब्बत से उसे गले लगाया। बेअकल इंसान, तेरा काम मेरा ही काम था। समीर ने उसे घर का। भाभी आप लोग चक्कर लगाएगा किसी दिन मेरी तरफ। रईद के बाद वो मुतीबा की जानिब मुड़ा। इंशाल्लाह भाई ज़रूर, मुतीबा ने चेहरे पर नरम सा तासुर देते हुए कहा। अंकल आपकी कब की फ़्लाइट है? समीर अब हसन से मुखातिब हुआ। बस इसी इतवार की है, 4 दिन रह गए हैं। मामला निबट चुका था, लिहाजा हसन वापस दुबई जाने का सोच रहे थे। रात में ही टिकट करवा आए थे। इन्हें उम्मीद थी कि इसी पेशी पर केस का फैसला हो जाएगा, और अल्लाह ने उनकी उम्मीद नहीं तोड़ी। वैसे भी उनके NGOs वाले काम का हर जोरा था। रईद से मशवरा करके वो वापसी की टिकट करवा लाए थे। बस ठीक है, कल ही आप सब डिनर पर मुझे ज्वाइन करें। समीर ने वहीं खड़े खड़े प्रोग्राम तरतीब दिया। चल ठीक है, कल घर चल कर देखते हैं, फिर शाम तक तुम्हें कंफर्म कर देंगे। रई ने उसकी बात का मान रखते हुए कहा। चलो ठीक है। समीर मुतमईन सा अपनी गाड़ी की जानिब पलट गया। मुतीबा, हसन और रईद अपनी गाड़ी की जानिब चल पड़े। सारा रास्ता वो केस को ही डिस्कस करते जा रहे थे। घर से थोड़े ही फासले पर थे कि रईद के मोबाइल पर सलमान की कॉल आई। हेलो, रईद ने आम से अंदाज में हेलो कहा। भाई जी, भाभी जी की अम्मी को पता नहीं क्या हो गया, थोड़ी देर पहले नवाफिल पढ़ रही थी। मैं चाय देने कमरे में गया तो वो फर्श पर औंधी लेटी नजर आई और नाक से खून बह रहा था। सलमान की बात पर रईद की स्टीयरिंग पर ग्रिप ढीली पड़ी। क्या बकवास कर रहे हो, सुबह तक तो ठीक थी। वो परेशानी से बोला। सच कह रहा हूँ, मैंने सीधा करके चेक किया, पानी के छींटे बिंटे मारे, नब्ज़ चेक की तो वो साकित है। सलमान ने उसे सर से पैर तक हिला के रख दिया। उसकी परेशान आवाज़ सुनते ही मुतीबा और हसन भी उसे परेशानी से देखने लगे। हम पहुंचने वाले हैं, तब तक तुम एम्बुलेंस को कॉल करो। उसकी बात सुनकर मुतीबा के दिल में खतरे की घंटियां बजने लगी। अपने शक को बार बार झुटलाया कि नहीं, रफ़िया को कुछ नहीं हो सकता। क्या हुआ है? मुतीबा में तो कुछ पूछने की हिम्मत नहीं थी। हसन ने ही उसकी सोच को अल्फाज दिए। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है। माथे की शिकने उसके इज़्तिराब को जाहिर कर रही थी। रईद ने एक हाथ से पेशानी को मसला, स्पीड बढ़ाई। गाड़ी हवा से बातें करने लगी। मुतीबा बिल्कुल चुप और साकिन थी। गाड़ी घर के पोर्च में रोकते ही रईद तेज़ी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। भागते हुए अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ा। हसन भी फ़ौरन बाहर निकला, मगर मुतीबा में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बहुत कुछ खोने का एहसास न जाने क्यों यकदम होने लगा था। कानों पर हाथ रखकर वो अंदर के शोर को दबाने लगी। वो माँ जिसने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, उसे खोने की उसमें हिम्मत नहीं थी। खौफजदा नज़रों से वो घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब देख रही थी। यकदम एम्बुलेंस की आवाज़ आई। रईद रफ़िया को हाथों में उठाए तेज़ी से बाहर की जानिब लपका। मुतीबा ने खौफ से आंखें मींच ली। अफरा तफरी में किसी को ख्याल ही नहीं रहा कि मुतीबा गाड़ी से उतरी ही नहीं। हसन एम्बुलेंस के साथ बैठ चुके थे। रईद को उन्होंने गाड़ी पर आने का कहा। वो तेज़ी से गाड़ी की जानिब बढ़ा। जब सीट पर बैठते उसकी नज़र आंखें मींचे रोती हुई मुतीबा पर पड़ी। कानों पर हाथ रख के गठरी सी बनी हुई थी। मुतीबा, रई ने लम्हा भर कर रुककर उसकी हालत देखी और अफसुर्दा लहजे में बोला। वो सारी ज़िंदगी खुद माँ के लिए तरसा था। ये कमी क्या होती है वो अच्छे से जानता था, मगर उस वक्त उसे तसल्ली देने का भी वक्त नहीं था। खामोशी से उसे नज़रअंदाज करता वो गाड़ी को तेज़ी से बाहर सड़क पर दौड़ाने लगा। चंद मिनटों बाद गाड़ी और एम्बुलेंस आगे पीछे हॉस्पिटल के अहाते में दाखिल हुई। हसन तो रफ़िया के स्ट्रेचर के साथ ही तेज़ी से अंदर की जानिब बढ़ गए, जबकि रईद मुतीबा को इस शौक से बाहर निकाल रहा था
बाहर चलें। लहजा नरमी लिए हुआ था। आप जाइए, मैं बाहर नहीं आऊँगी, वो रंधी हुई आवाज़ में बोली। मुतीबा, अल्लाह बेहतर करेगा, ऐसे परेशान मत हो। हकीकत का यूँ आंखें बंद करके तो सामना नहीं करना ना। प्लीज़, मैं आपकी वजह से यहाँ हूँ। बाबा को और अम्मा को मेरी ज़रूरत है। रईस जी चौंक कर बोला। आप जाइए, मैं यही हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं, प्लीज़। मुतीबा ने सर हाथों में थाम रखा था। नफीके से अंदाज में सर को दाएं बाएं हौले से जुम्बिश देते हुए मुकम्मल तौर पर बाहर निकलने से इनकारी थी। रई ने एक सर्द आह भरी और गाड़ी से निकल आया। तेज़ी से इमरजेंसी वार्ड के करीब पहुंचा। हम पंप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, क्योंकि ब्रेन की रगें फट गई हैं। कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि ज़िंदगी का कोई चांस है या नहीं। डॉक्टर ने हसन के कंधे को थपथपाते कुछ भी नहीं छुपाया। उनके करीब आता रईस सब सुन चुका था। हसन ने एक मायूस और अफसुर्दा निगाह उस पर डाली। घर फ़ोन करके मुतीबा को सूरत हाल बता दो, वो परेशान होगी, दुआ करने का कहो। घर पहुंचते ही जिस अफरा तफरी का उन्हें सामना हुआ था, वो नहीं जानते थे कि मुतीबा रेत की गाड़ी में है, वो मेरी गाड़ी में है। घर पर वो ये सब हालात देखते गाड़ी से उतरी ही नहीं थी। बहुत शदीद सदमे में है, खौफजदा, अभी भी गाड़ी से बाहर नहीं आ रही। रईस ने तफसील से उन्हें बताया। मेरे खुदा, क्या देखा उस बच्ची ने ज़िंदगी में। नशई बाप, और अब जब हालात बेहतर होने जा रहे थे तो माँ की ज़िंदगी भी। हसन का लहजा गुलोगीर हो गया। रईस ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें गोया तसल्ली दी। प्लीज़ बाबा, आप ऐसे हिम्मत हारेंगे तो मुतीबा को कौन देखेगा। रईस ने उनके शाने पर थपकी दी। उसी लम्हे डॉक्टर अफसुर्दा चेहरा लिए बाहर आए। आई एम सॉरी, हाँ, आपको उन्हें हॉस्पिटल लाने में बहुत देर हो गई, हम बचा नहीं सके। हसन से माजरत करता डॉक्टर मायूसी से कहकर दूसरी जानिब चल पड़ा। रईस और हसन दोनों शदीद शौक की सी कैफियत में थे। चंद पल तो दोनों अपनी अपनी जगह से हिल ही नहीं पाए। रईस ने खुद को संभाला तो आंसू हसन की आंखों से बहे, जिन्हें पोंछकर उन्होंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला। रईस तेज़ी से ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए हॉस्पिटल की इंतज़ामिया की जानिब बढ़ा। हसन फिर से एम्बुलेंस में रफ़िया की डेड बॉडी लिए घर वापस चले गए। रईस को अपनी गाड़ी पर आने का कहा। रईस शिकस्ता सा गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठा। मुतीबा ने तड़प कर उसे देखा। उसका बैठने का अंदाज ही उसे बहुत कुछ गलत होने का एहसास दिला रहा था। इस एहसास से छुटकारा पाने के लिए मुतीबा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रईस ने चौंक कर ज़रा सा रुख मोड़ कर देखा। अम्मी ठीक है ना, कोई खतरे वाली बात तो नहीं। वो अब भी आस लगाए बैठी थी। रईस की आंखों में आंसू लहराए। वह मुश्किल आंसू पीते अपने कंधे पर रखा, उसका हाथ थपथपाया, मगर होंठों का कुफल नहीं टूटा। कुछ पूछ रही हूँ मैं, वो दबी दबी आवाज़ में उसे गाड़ी स्टार्ट करता देखकर चिल्लाई। हाथ अभी भी उसके कंधे पर थे। रईस ने चेहरा दूसरी जानिब मोड़कर अपने तासुरात छुपाने चाहे, खुद में हिम्मत पैदा करनी चाहिए उसे सब बताने की। आप कुछ कहते क्यों नहीं? प्लीज़ रईस, प्लीज़ बता दें, अम्मी ठीक है ना? खुदा का वास्ता बताए मुझे कुछ। अब की बार वो बुरी तरह उनका कंधा झंझोड़ कर चीखी। नहीं, रईस ने यकदम बुलंद आवाज़ में कहा। वो वहीं पर साकित हो गई। अम्मा, अम्मा। अब रईस के अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। चुप करिए, झूठ बोल रहे हैं आप, वो ज़हनी अंदाज में बोली। आंखें आंसू सब पथरा गए थे। ये सच है अम्मा, अब इस दुनिया में नहीं। रईस ने हिम्मत करके उसे बता दिया वो सच जो उसे घर जाकर पता चलता। रईस उसे पहले से बताकर ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा था। मुतीबा ने यखलक उसके कंधे से हाथ खींचा। चेहरे पर शौक की कैफियत बहुत वाज़ेह थी। रईस ने उसके चेहरे से आंखें हटा ली। इतनी वहशत उस लम्हे उसके चेहरे पर उतर आई थी कि रईस शशता रह गया। घर के बाहर गाड़ी रोकते वो अपनी सीट से उतरा। मुतीबा की जानिब का दरवाज़ा वार करके उसे बाजू से पकड़कर उतारा, जो किसी रोबोट की तरह उसके साथ खींचती चली जा रही थी। कोई मज़ामत, कोई रिएक्शन था ही नहीं, बस खामोश गुमसुम। कुछ ही देर बाद लोगों का तांता बन गया। मिशाल मुंजा मुसलसल मुतीबा के साथ साथ थी, लोगों को भी संभाल रही थी। शमीम भी आ चुकी थी और भी न जाने कौन कौन मौजूद थी। मुतीबा बस साकित नज़रों से माँ के चेहरे को देख रही थी। एक पल को भी नज़रें नहीं हटाई थी। कौन कौन उसके पास आकर उसके गले लगकर रो रहा था। उसे कुछ होश नहीं था। उसके अंदाज नॉर्मल नहीं लग रहे थे। विशाल और मुंजा ने बेहतरी कोशिश की कि वो रोए, मगर उसकी आंख से एक आंसू नहीं टपक रहा था और यह हालत नहायत तशवीशनाक थी। असर के करीब रफ़िया को दफनाने के लिए उठाया गया। मुतीबा उस लम्हे भी नहीं रोई। उसके वजूद में कोई जुम्बिश ही नहीं हो रही थी। दुपट्टा ढलक कर कहाँ जा रहा, उसने एक बार भी हाथ बढ़ाकर ठीक नहीं किया था। इसे रुलाओ। वहाँ मौजूद किसी औरत ने विशाल को मुखातिब किया। मुतीबा प्लीज़ यार रो लो, दिल का गुबार हल्का कर लो। विशाल ने उसे खुद में भेजा, मगर वो टस से मस ना आई। मुंजा ने भी अपनी सी कोशिश कर ली। लोगों को खाना देकर जैसे ही वो लोग फारिग हुए, मर्द जनाजा पढ़कर वापस आ चुके थे। विशाल ने सलमान से कहा कि रईस को बाहर मर्दों में से बुला कर लाए। विशाल और मुंजा मुतीबा को उसके कमरे में ले जा चुकी थी। मुतीबा, आंटी अब इस दुनिया में नहीं है, वो तुम्हारे पास नहीं है। मुतीबा, तुम सुन रही हो? जिस लम्हे रईस अंदर आया, मुंजा फिर से उसे रुलाने की अपनी सी कोशिश कर रही थी, मगर वो वैसे ही भूत बनी बैठी थी। हम कब से उसे रुलाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये ज़रा सा भी नहीं रोई, और ये कंडीशन इसके लिए ठीक नहीं। को डॉक्टर बुलाइए। विशाल ने अंदर आते रईस को देखकर तमाम सूरत हाल बताई। रईस ने कड़चटती सी ने कहा। मुतीबा के बेपरवाह हुलिये पर डाली। नहीं, मैं देखता हूँ। वो आगे बढ़कर उसके सामने बेड पर बैठा।
मुतीबा के हाथ थामकर उसकी जानिब देखा जो कि सामने किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी। रईद के हाथ थामने पर भी वो वैसे ही बैठी रही। मिशाल और मुंजा एक जानिब खड़ी हो गई। मुतीबा, अम्मा इस दुनिया में नहीं है और इस हकीकत को आपको फेस करना पड़ेगा। जितनी जल्दी कर लो बेहतर है। रई ने बेतासुर और कदरे सख्त लहजा अपना कर कहा जो उसकी शख्सियत का खासा नहीं था। मुतीबा उसकी बात पर बगैर कोई रद्द-ए-अमल दिए वैसे ही बैठी रही। रई ने उसे कंधों से पकड़कर जोर से झंझोड़ा। आवाज़ आ रही है मेरी? अब की बार उसकी आवाज़ बुलंद हुई। आप अकेली हो अब, ना आपका बाप है ना आपकी माँ, बिल्कुल अकेली रह गई हो। रई ने फिर से उसे ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ा। यकदम मुतीबा की नज़रें रईद के चेहरे पर टिकी जो गुस्से और दुख से उसकी जानिब देख रहा था। अम्मा नहीं रही, उन्हें मैं इन हाथों से कब्र में उतार कर आया हूँ। देखो मेरे हाथ। रई ने सख्त लहजे में अपने हाथ उसके सामने किए। मुतीबा उसके हाथ थामकर उन पर चेहरा रखकर यकदम फूट फूट कर रो दी। तीनों ने सुख का सांस लिया। रई ने हाथ खींचकर उसे खुद में संभो लिया। नम आंखें लिए वो कुछ न बोला, बस इतना जान गया कि वो उसके लिए ख़ास है और ख़ास रिश्तों और लोगों के सामने ही हम अपना दिल खोल कर रख देते हैं। हर अजनबी के सामने आप अपने दुखों पर नहीं रोते। चंद ख़ास रिश्ते और लोग होते हैं जिनके सामने रोते हमें कोई सोच कोई सबकी महसूस नहीं होती। बस उनके सामने दिल का हर दर्द रख देना होता है। मुतीबा के पास भी अब जो ख़ास रिश्ता था वो रईद था। जो किसी के सामने न रोई वो उसके सामने बिखर बिखर गई कि रईद को भी उससे फिर संभालना मुश्किल हो गया। 1 हफ्ता हो गया था रफ़िया की वफ़ात को। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का आना जाना कम हो गया। हसन भी मेहमानदारी की वजह से और कुछ मुतीबा की दिलजोई की खातिर रुके हुए थे। शाम में रईद के ऑफिस से आने के बाद हसन और रईद को शाम की चाय देने के बाद मुतीबा अपने कमरे में किसी काम से गई। जब हसन ने अपनी वापसी का जिक्र छेड़ दिया, मैं सोच रहा हूँ कि इस वीकेंड वापस चला जाऊँ। हसन ने रईद की जानिब मुंतज़िर निगाहों से देखा। जी बाबा, जैसे आपको ठीक लगे। रईद ने खाली कप सेंटर टेबल पर रख कर कहा। अभी मुतीबा से इस निकाह के हवाले से बात करना मुनासिब नहीं लगता। मैं चंद दिनों के बाद फिर आऊँगा तो हम मिल बैठकर कोई हल निकालेंगे। जिसकी बात पर हसन की बात पर रही ने एक नज़र उन्हें देखा। मुतीबा भी बाहर आ चुकी थी। कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? मुतीबा ने उनका आखिरी जुमला सुन लिया था। बेटे बस काम की कुछ मसरूफियत है, लिहाजा मुझे वापस जाना होगा। हसन की बात पर उसने एक खामोश निगाह हसन और फिर रईद पर डाली जो उसी की जानिब मुतवज्जे था। आप यहाँ आकर अपना काम नहीं कर सकते? NGOs और UN तो यहाँ भी काम करते हैं। मुतीबा की बात पर वो हौले से मुस्कुराए। हाँ, अब यही सोच रहा हूँ। उनकी बात पर रईद ने चौंक कर हसन की जानिब देखा। ये बात उन्होंने अब तक कभी रईद से डिस्कस नहीं की थी। जिस बहू का निकाह ख़त्म करवाने की बातें कर रहे थे उसे अपना हमराज बना रहे हैं। रईद इस बात पर दिल ही दिल में हैरान हुआ। बस इस वीकेंड पर तो वापस जाऊँगा, फिर कोशिश करूँगा कि इसी साल यहाँ वापस आ जाऊँ। अब वो अगली प्लानिंग भी उसे बता रहे थे। रईद ने बहुएं अचकाकर उनकी जानिब देखा। हाँ ना, अकेले वहाँ कैसे रहते होंगे? मुझे तो यही सोच सोच कर टेंशन होती है। मुतीबा के अंदाज पर रईद मज़ीद भौंकचा हुआ। शौहर का पता नहीं, ससुर साहब के लिए इतनी फ़िक्रमंदी। बस बेटा, अल्लाह वक्त गुजार ही देता है, कभी अच्छा गुजरता है और कभी बुरा। उन्होंने एक ठंडी आह भर कर कहा। मुतीबा भी माँ को याद करके गमज़दा हुई। चलो आओ वॉक पर चलते हैं। मुतीबा को इशारा करते वो उठ खड़े हुए। रईद को अपना यूँ नज़रअंदाज किया जाना बुरी तरह खुला। मुझे भी इजाज़त है या फिर मैं आप दोनों की जानिब से ना ही समझूँ? रईद ने लतीफ़ सा तंज़ किया। हसन ज़ोर से हंसे। आ जाओ भाई, पीछे बैठकर हमें बद्दुआएं देने से बेहतर है तुम भी हमारे साथ आ जाओ। हसन की बात पर वो सर झटक कर उठा। हसन के एक जानिब मुतीबा और दूसरी जानिब रईद चल रहे थे। मुतीबा ने बलाखिर खुद को संभाल ही लिया था। अपनों के बिछड़ने और खोने की तकलीफ बेतहाशा सही, मगर ज़िंदगी उनके बिना गुजारनी ही पड़ती है और ज़िंदगी का नाम तो है गुजरते रहना। ना वो किसी के आने से रुकती है न जाने, और बाकी का काम वक्त कर देता है। अपनों का छोड़ा खिलाफ वक्त भर तो नहीं सकता। हाँ, मगर उस खला की वो शिद्दत जो शुरू में बुरी तरह महसूस होती है, वक्त गुजरते गुजरते हर लम्हा उस पर मरहम रखता जाता है। खला वहीं रहती है मगर उसको महसूस करने की शिद्दत में कमी आ जाती है। मुतीबा ने अब ज़िंदगी में आगे बढ़ना था। अपनी ज़िंदगी के बहुत से अहम फैसले करने थे। उसके लिए उसे खुद को संभालना था और उस दगो-दो में वो कामयाब हो गई थी। अब बस उसे हसन के जाने का इंतज़ार था ताकि वो ज़्यादा पुरसुकून अंदाज में अपना फ़ैसला कर सके। हेलो मिशाल, कैसी हो? हसन के जाते ही अगले दिन उसने मिशाल को फ़ोन घुमाया। रईद ऑफिस जा चुका था। ये वक्त मिशाल से बात करने के लिए बेहतरीन था। बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ कैसी हो? क्या कर रही हो आजकल? मिशाल मोहब्बत से बोली। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी, मगर पहले वादा करो कि बाबा या रईद दोनों में से किसी को तुम इस बात की हवा तक नहीं लगने दोगी। मुतीबा की राजदारी की शर्त थी। ऐसी क्या बात हुई है? अब तो कहीं शाहब के बंदों ने तुम्हें तंग नहीं किया? मिशाल सब कुछ जान चुकी थी, फिक्रमंदी से बोली। अरे नहीं, उस तरफ से तो सुकून ही सुकून है। मुतीबा ने उसे तसल्ली दिलाई। फिर ऐसी क्या बात है कि तुम इन दोनों से छुपाने का कह रही हो? मिशाल ने उलझ कर कब पूछा। पहले तुम वादा करो। मुतीबा की सोई वहीं अटकी हुई थी। हेलो। रईद अपने मोबाइल पर अनजान नंबर देखकर पहले तो चौंका, फिर कुछ सोचकर फ़ोन उठा लिया। हेलो रईद बेटा, मैं शमीम बात कर रही हूँ। शमीम ने अपना तारुफ कराया। जी जी आंटी, कैसी हैं आप?
रईद ने केस के दिनों में शमीम को अपना नंबर दिया था। इन दिनों तो ज़रूरत नहीं पड़ी, मगर आज शमीम ने न जाने क्यों उसे फ़ोन किया था। बेटा, मैं मतीबा को काफ़ी दिनों से देर से फ़ोन कर रही थी, वो उठा नहीं रही, तो मैंने सोचा कि तुम्हें ही फ़ोन करके घर का बता दूँ। उनकी बात पर वो उलझा। कौन सा घर? बेटा, वही जो हमारे घर के साथ है। चंद दिन पहले ही मतीबा ने मुझे वो घर बेचने का कहा था। एक अच्छा ग्राहक कर लाया था। वो घर के 9 लाख देने को तैयार है। अगर इरादा बन जाए तो कल आकर लिखत पढ़त कर लेना। उनकी बात पर रईद जितना हैरान होता कम था। मतीबा ने ऐसा कोई जिक्र ना तो रईद के साथ किया था और ना ही हसन के साथ। जी, मैं मतीबा को बता दूंगा। शमीम को तो उसने टाला, मगर मतीबा से दो हाथ करने को वो तैयार हो चुका था। बस अब शाम का इंतज़ार था। शाम में जिस वक्त वो घर वापस आया, मतीबा लाउंज में कोई किताब हाथ में लिए सोफे पर दोनों पाँव टिकाए पढ़ने में मुनक्किद थी। रईद को अंदर आते देखकर सलाम करके किचन में जाने लगी। जब रईद ने उसे अपने कमरे में आने का हुक्म सादिर किया, पुरसोच अंदाज लिए वो उसके पीछे आई। दरवाज़ा हौले से नॉक किया। कमिन की आवाज़ पर वो चेहरे पर तफक्कुर लिए रईद के कमरे में दाखिल हुई। रईद सामने ही बेड पर वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में स्लीव्स को कूनियों तक मोड़े चेहरे पर सख्त तासुरात समेत उसकी आमद का मुंतज़िर था। बैठिए। कमरे में मौजूद बेन बैग्स की जानिब इशारा किया। मतीबा खामोशी से उनमें से एक पर टिक गई। आपने शमीम आंटी को अपना घर बेचने का क्यों कहा? रईद बगैर किसी तमहीद के उसे बाज पुर्स करने लगा। मैं अगर आपके घर में रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अपने हर फेल की आपके सामने जवाब दे हूँ। मतीबा ने चंद पल सोचकर सर लहजे में जवाब दिया। आप मेरी बीवी हैं और हर बीवी अपने शौहर के सामने जवाब दे होती है। रईद ने उसे घूरा। मैं आपकी बीवी नहीं, मनकूहा हूँ, और वो भी मजबूरी की। मुझे अपनी आइंदा ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ सोचना है। सारी ज़िंदगी आपके दर पर पड़ी तो नहीं रहूँगी, इसीलिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी और मैंने वो घर बेचने का कहा। इससे ज़्यादा बताने की मैं पाबंद नहीं। मतीबा के कोरे जवाब पर वो गुम रह गया। क्या बात है आपकी? फ़िलहाल आप मेरे घर और मेरी चार दीवारी में रहते हुए मेरी पाबंद है। आपको पैसे चाहिए थे, आप मुझे बताती, मगर यूँ घर बेचने की तुक नहीं थी। और चले अगर बेच लिया तो वो वैसे आप अपने अकाउंट में रकम जमा कर लें। आपकी जितनी ज़रूरत है उसके लिए मैं आपको पैसे दे देता हूँ। रईद की बात पर उसका दिल क्या उसे झंझोड़ कर रखते। वो क्यों उसे अपने एहसानों तले दबा कर रखना चाहता था। मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं, पढ़ी लिखी हूँ, जॉब कर सकती हूँ और बहुत जल्द मैं ऐसा करूँगी। मैं मज़ीद इस घर में नहीं रह सकती। जितना आपको तंग करना था कर लिया। मेरे ख्याल में अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। वो जो इस मौजू पर उसे दो बदू बात नहीं करना चाहती थी। रईद की वहीं रट देखकर कुछ सोचती उसे आगाह करने लगी। मगर मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। आपको जितना वक्त चाहिए इस रिश्ते को कबूल करने के लिए आप ले लें, मगर मैं आपको अपनी ज़िंदगी से हरगिज़ बेदखल नहीं करूँगा। रईद ने अपना फ़ैसला सुनाया। मगर मैं दूसरी बीवी बनकर नहीं रहना चाहती। मुझे आप अपना पाबंद कर रहे हैं। आपने क्या मुझे बताने की ज़रूरत महसूस की कि आपकी पहले से एक बीवी है? मैं गासिब नहीं हूँ। आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी याद रखूँगी जो आपने मुझ पर किया, मगर मैं किसी का हक़ नहीं मार सकती। आखिर वो ज़बान पर शिकवा ले आई। वो सब ऐसे नहीं है जैसे आप समझ रही हैं। अगर ठंडे दिमाग से बात सुनेंगी तो मैं सब हकीकत बता दूंगा, लेकिन पहले अपने दिमाग से ये एहसान वाला भूत उतारो। रईद भी कुछ फैसला करके उसे टोक गया। एहसान नहीं तो फिर क्या है हमारे बीच? मतीबा गुस्से से बोली। मोहब्बत। रईद ने एक ही लफ्ज़ में जवाब देकर बात ही ख़त्म कर दी। हाँ, मोहब्बत। मतीबा ने कंधे झुकाकर नफ़ी में सर हिलाया। मेरे ख्याल में आपके लिए इतना कुछ मैंने एहसान के चक्रों में नहीं किया और ना ही कोई कर सकता है। हाँ, मगर जो एक जज्बा इस सब के पीछे है वो मोहब्बत है। मैं बेहतर अंदाज में ये एतराफ़ करना चाहता था, लेकिन लगता है मेरी तरह आपको भी नॉर्मल चीज़ें पसंद नहीं, तो ये अब नॉर्मल एतराफ़ ही सही। रईद का मुस्कुराता लहजा उसे और गुस्सा दिला गया। किसी के साथ चंद दिन रह लेने से मोहब्बत नहीं होती। इस तरह तो हमें जानवरों से भी मोहब्बत और इंसियत हो जाती है। मतीबा ने अपनी जानिब से बहुत पायदार जवाब ढूंढा। बिल्कुल होती है, मगर इंसान और जानवर की मोहब्बत और उसके तकाजे अलग होते हैं। रईद की ज़ुबानी बात पर मतीबा का दिल धड़का। लेकिन मैं इस सब को नहीं मानती। प्लीज़, मैं मज़ीद आपके साथ नहीं रह सकती। मतीबा ने बेचारगी से कहा। और मैं भी आपको नहीं छोड़ सकता। यहाँ से निकल कर कहाँ जाएंगी? रईद की बात पर वो इस्तज़ाइया मुस्कुराई। देखा, हमदर्दी के ताल्लुक आप मोहब्बत का नाम दे रहे हैं। यही सोच रहे हैं कि मैं अकेली और लावारिस हूँ, इसीलिए आप मुझे छोड़ नहीं सकते। आप मजबूर हैं मुझे साथ रखने में। उसकी बात को कोई और ही रंग दे गई। आपकी इस खुद साख्ता ना का कुछ नहीं किया जा सकता। मैं ज़बरदस्ती करने वालों में से नहीं, मगर मुझे लगता है कि आप सीधी बात समझती नहीं हैं। खैर, इस पर फिर किसी दिन तफसील से बात करेंगे। फ़िलहाल आपको अगर घर बेचने का धुन सवार हो चुका है तो अब उसे बेचकर अपने अकाउंट में जमा करें और ये चेक रखिए। इससे ज़्यादा भी चाहिए हूँ तो भी बिना किसी झिझक के कह देना। उसकी बातें हवा में उड़ाते रही ने 2 लाख का चेक काट कर दिया। और ठंडे दिमाग से उस रिश्ते को सोचिए, इसकी हकीकतों को जानिए, तो यकीन करें आपको हर चीज़ सही लगेगी और शायद मेरी मोहब्बत पर यकीन भी आ जाए। रईद अपनी जगह से उठकर उसके करीब आया। चेक उसके हाथ
साथ पास पड़ी टेबल पर रखकर मुड़ा और वापस रूम में चला गया। मुतीबा ने घसीली निगाह उसकी पुश्त पर डाली। जैसे ही वो वॉशरूम में बंद हुआ, मुतीबा ने चेक उठाकर उसकी राइटिंग टेबल की दराज में रखा और इंतहाई तैश के आलम में उसके कमरे से बाहर निकली। 2 दिन बड़े पुरसुकून गुजरे। रईद का यही ख्याल था कि मुतीबा को बात समझ आ गई और अब वो वावेला नहीं करेगी, लिहाजा वो भी रिलैक्स हो गया। उस दिन वो जल्दी वापस आ गया। ख्याल यही था कि मुतीबा को बाहर कहीं घुमाने ले जाएगा और कुछ शॉपिंग करवा देगा। घर आते ही वो लाउंज और किचन में नज़र नहीं आई, क्योंकि अमूमन वो किचन में ही होती थी। सलमान जूस बनाओ, रई ने ऊंची आवाज़ में कहा। ख्याल यही था कि वो शायद अपने कमरे में हो और उसकी आवाज़ सुनकर बाहर आ जाएगी। जी भाई जी। सलमान बोतल के जिन की तरह किचन के दरवाजे में झलक दिखाकर वापस मुड़ गया। रईद कपड़े बदलने कमरे में गया। वॉशरूम से बाहर आते एक चिट उसे अपनी टेबल पर पड़ी नजर आई। आगे बढ़कर उसे खोला तो वो एक खत था। मैंने बहुत सोचा, मगर हर बार मुझे यही लगा कि हमारा रिश्ता चल नहीं पाएगा। मुझे नहीं मालूम आपकी पहली बीवी कौन है, आपको तो उसके जज्बात का एहसास नहीं। हाँ, मगर मैं किसी मासूम की बद्दुआएं नहीं समेट सकती। पता नहीं आपकी फैमिली में से किसी ने भी मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आप पहले से शादीशुदा हैं। इस सब ड्रामे के पीछे क्या वजह थी, मुझे अब तक उसकी समझ नहीं आई। आप तलाक के पेपर समीर भाई को दे दीजिएगा, मैं उनसे ले लूँगी। मगर अब मैं दोबारा कभी आपके सामने नहीं आना चाहती। काश मुझे पहले पता होता कि मैं किसी की दूसरे के निकाह का हिस्सा बन रही हूँ, तो ये कभी ना होने देती। आपके जो भी इश्यूज़ हैं अपनी बीवी से हल कर लें और उसी के साथ ज़िंदगी गुजारें। ये सिर्फ एक वक्ती जज्बा है जो आपको मेरे लिए महसूस हो रहा है। मैं मंजर से गायब हो गई हूँ। चंद दिन बाद जिस कशिश को आप मोहब्बत का नाम दे रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़। मुतीबा के ख़त को पढ़कर रई ने बेबसी के एहसास से हाथ बालों में फेरा। फ़ौरन फ़ोन उठाकर उसका नंबर डायल किया, जो कि बंद था। रई ने गुस्से में मोबाइल बेड पर फेंका। उसी असना में सलमान जूस का ग्लास लेकर आ गया। मुतीबा किस वक्त घर से गई थी? रई को समझ न आया कैसे सलमान से पूछे। सर जी, वो तो आपके ऑफिस जाने के कुछ देर बाद ही चली गई थी, सलमान ने ग्लास टेबल पर रखते हुए आम से लहजे में कहा। पर वो किस कज़न के घर गई है? एक छोटा सा बैग था हाथ में, पर कह रही थी अभी कुछ दिन वहीं रहूँगी, शायद 2-3 हफ्तों तक। मगर जब बीबी बरकते ने उसके कमरे की सफाई की और उनके कपड़े इस्त्री करके अलमारी में रखे तो कहने लगी 2 सूटों के अलावा भाभी अपने सब कपड़े यहीं छोड़ गई हैं। सलमान के तफसीली जवाब पर वो हाथ में थामा कागज़ मुट्ठी में सख्ती से बंद कर गया। मुतीबा पर सख्त गुस्सा आ रहा था। ठीक है, तुम जाओ। हाँ, वो अभी कुछ दिन वहीं रहेगी। उसकी किसी रिश्तेदार की तबीयत ठीक नहीं है। रई ने जल्दी से सलमान को टाला। अच्छा, वो सारी लाकर बाहर निकल गया। मुतीबा, क्या बेवकूफ़ी कर रही हो? मुझे कुछ कहने का मौका तो देती। उसके हियोले से मुखातिब हुआ। एकदम कुछ याद आने पर मुंजा को फ़ोन किया। हेलो जी, भाई कैसे हैं? मुतीबा कैसी है? उसके पहले सवाल पर ही रईद मायूस हुआ। उसका मतलब था वो शम्स के घर नहीं गई। हाँ, हम ठीक है। सोचा बहुत दिनों से तुमसे बात नहीं हुई तो आज फ़ोन कर लूँ। रईद ने बात बनाई। फिर चंद बातें करने के बाद शमीम को फ़ोन मिलाया। वहाँ भी वही हालात थे, वो भी ला इल्म थी। रईद ने कुछ सोचकर मिशाल को फ़ोन किया। उम्मीद थी ये भी बेकार है, मगर पता नहीं, एक मुहिम सी उम्मीद थी, शायद ये कुछ जानती हो। मगर फिर ख्याल आया अगर उसे मालूम होता तो ये ज़रूर बताती। फ़ोन की बेल एक तवातुर से होती रही, मगर दूसरी जानिबी खामोशी थी। रईद ने एक बार पूरी बेलें बजने के बाद दोबारा किया। एक बार तीसरी बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? मिशाल ने बेहद संभल कर फ़ोन उठाया था। सामने बैठी मुतीबा को घूरा, जो लापरवाह सी बैठी थी। कैसी हो? रई ने मुरवतन हाल पूछा। बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। मिशाल बशाश लहजे में बोली। मैं भी ठीक हूँ। मुतीबा तुम्हारी तरफ आई है? रई ने अपना लहजा हत्तल मकदूर सरसरी रखा। नहीं, क्यों, उसने आना था यहाँ क्या? मिशाल ने उल्टा उसे सवाल किया। हाँ, नहीं, वो शायद आने का कुछ कह रही थी। रईद की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। क्या हुआ, सब खैर तो है? मिशाल ने फिक्र में लहजा अपनाया। हाँ हाँ, अच्छा, कोई आ गया, मैं बाद में बात करता हूँ। रई ने फ़ौरन बात बनाकर फ़ोन बंद किया। परेशान सा बेड पर बैठ गया। आखिर वो कहाँ जा सकती है, यही सोच उसे परेशान कर गई। कुछ सोचकर हसन के एक दोस्त को कॉल की, जो गर्ल्स हॉस्टल का डेटा रखते थे। हेलो अंकल, एक काम है आपसे। सलाम दुआ के बाद वो फ़ौरन काम की बात पर आए। जी जी बेटा, कहीं मैं हाजिर हूँ। शौकत हसन के हवाले से, रईद को हसन के हवाले से बहुत इज्जत देते थे। अंकल, किसी जानने वाले की बेटी है, उनके बारे में पता करना था। रई ने बात बनाई। जी जी बेटा, नाम बता दे, मैं पता करवा देता हूँ। उन्होंने फ़ौरन हामी भरी। रईद की शराफत से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थे, इसलिए उन्हें किसी किस्म की गलत बात का शक नहीं था। रईद ने मुतीबा का नाम दर्ज कराया। ठीक है, मुझे 2 दिन दो, मैं पता करवा देता हूँ। उन्होंने फ़ौरन हामी भरी। जी जी अंकल, ज़रूर। रईद ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। रईद ने फ़ोन बंद किया। ढूंढ तो मैं तुम्हें निकालूंगा। रईद के चेहरे पर सख्ती दर आई। तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई इतने परेशान लग रहे थे। विशाल ने फ़ोन बंद होते मुतीबा को लताड़ा। जाहिर है हसन अंकल और बाकी सब पूछेंगे तो वो उन्हें क्या जवाब देंगे? ये परेशानी तो बंदे को आती ही है। मुतीबा ने परों पर पानी नहीं पड़ने दिया। रईद भाई, पता नहीं तुम जैसी बेहिस से क्यों मोहब्बत कर बैठे। विशाल ने एक बार फिर उसे गुस्से से घूरा।
तुम इन हालात से नहीं गुजरी हो जिनसे मैं गुजरी हूँ। बिल्कुल अनजान शख्स से तुम्हारा किसी मजबूर हालात में निकाह कर दिया जाए तो मुझे बताओ, क्या तुम इस निकाह की खूबसूरती को महसूस कर पाओगी? मतीबा सोफे से उठ कर उसके सामने बेड पर बैठते हुए बोली, हाँ, अगर मुझे समझ आ रहा हो कि वो शख्स मुझसे मोहब्बत करने लगा है तो मैं ज़रूर उसके साथ ज़िंदगी गुजारने पर तैयार हो जाऊंगी। मिशा ने अपना नुक्ता नज़र बताया। तुम सिर्फ जज्बाती होकर ऐसा कह रही हो, यकीन करो। गुर्बत, मजबूरी, क्लास डिफरेंस, शख्सियतों का फ़र्क, ये वो सब वजूहात है जो मुझे दिन रात नाक की तरह डसती और मैं इनसे अलहदगी के लिए तैयार हो गई। और फिर उनकी बीवी, सबसे बड़ी वजह, क्या उस लड़की के साथ ज़्यादती नहीं हो रही? मुझे यकीन है उसे रईद और मेरे निकाह का पता ही नहीं होगा। मतीबा परत उसके सामने खुल रही थी। मुझे तो हैरत इस बात पर है कि तुम में से किसी ने मुझे बताया नहीं कि रईद पहले से शादीशुदा है। उफ, मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं किसी के हक पर डाका डालने वाली थी, किसी की मोहब्बत का बंटवारा करने वाली थी। मतीबा के चेहरे से उसके अंदरूनी खलफशार का बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो रहा था। ऐसा कुछ नहीं हो मतीबा, तुम गलत समझ रही हो रईद भाई को। और प्लीज़ मिशाल, वो तुम्हारे कज़न और तुम उनके बेहद क्लोज हो, यकीनन उनकी हमायत ही करोगी। खैर, मुझे तुम हॉस्टल छोड़ दो, बस ये आखिरी एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर। अपना बैग उठाते हुए उसे कुछ भी और कहने का मौका देती चल पड़ी। 2 की बजाय 3 दिन गुजर चुके थे। शौकत ने अभी तक रईद को पता करके नहीं बताया था। अब रईद की तशवीश में इजाफा हो रहा था। ऑफिस की किसी मीटिंग में जाना था और उसका बिल्कुल भी मूड नहीं था। मारे बांधे मीटिंग करके जैसे ही वापस आया, मोबाइल पर शौकत की लातदाद कॉल्स देखकर चौंका। फ़ौरन उनका नंबर मिलाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल? रईद खुशगवार लहजे में बोला। दिल मुसलसल एक ही राग अलाप रहा था, काश उस बेवकूफ़ लड़की का पता चल जाए। बेटे, आपने जिस बच्ची का नाम बताया था, एक हॉस्टल में उसी बच्ची की नाम की बच्ची 3 दिन पहले ही एडमिशन करवा कर आई है। उनकी बात सुनते ही रईद को लगा उसकी आधी परेशानी ख़त्म हो गई। ठीक है, आप हॉस्टल का एड्रेस मुझे सेंड कर दें मोबाइल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। रईद तशक्कुर अमेज़ लहजे में बोला। अरे कोई बात नहीं बेटा, वो मोहब्बत से बोले। फ़ोन बंद करके रईद ने मोबाइल हाथ में थामे थामे थोड़ी के नीचे रखा। बिलाखिर ढूंढ ही लिया। 3 दिन बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ी थी। नमाज पढ़कर वो फारिग हुई। दुआ मांगने के लिए हाथ उठाए तो न जाने कहाँ से 2 भूले बसरे आंसू आंखों के किनारे पर आ ठहरे। आंखें बंद की तो कोई बड़े तमतराक से आंखों के पर्दे पर अपनी जानदार मुस्कुराहट समेत छन से वार दुआ। मुतीबा ने आंखें खोलकर हाथों पर चेहरा झुका लिया। या अल्लाह, मैं जब से उसका घर छोड़कर आई हूँ, खुद को बहलाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो शख्स मेरा नहीं, और इतनी ही शिद्दत से मेरा दिल उसकी जानिब भमक रहा है। मुझे लग रहा है मैं उसके इश्क में हार गई हूँ। मैं जो उससे मोहब्बत तक नहीं करना चाहती थी, उठते बैठते दिन रात के किसी लम्हे में वो मेरी यादों से जाता ही नहीं। ऐ अल्लाह, मेरे दिल को उसके बगैर करार दे दे। जब वो मेरा है ही नहीं तो मेरा दिल इस हकीकत को तस्लीम क्यों नहीं करता? क्यों ये मुझे आजिज़ किए रखता है? वो सजदे में गिरी। कितनी ही देर अल्लाह को अपने दिल का हाल सुनाती रही, रोती रही। वो उसी हालत में न जाने और कितनी देर रहती जब उसके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। मुतीबा आंसू साफ करती जल्दी से जानिमाज़ से उठी। आ जाओ, भराई आवाज़ में अंदर आने का कहा। बाजी जी, आपको बड़ी बाजी बुला रही हैं। काम करने वाली एक बड़ी वार्डन का पैगाम लेकर आई। अच्छा, मैं आ रही हूँ, मुतीबा सर हिलाकर बोली। जानिमाज़ तय की, दुपट्टा शानों पर फैलाती अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियाँ उतरी। सामने ही वार्डन का ऑफिस था। नॉक करके जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, सामने बैठे शख्स को देखकर पथरा गई। अरे आओ आओ बेटा। वार्डन बेहद शीरी लहजे में मुखातिब हुई। ब्लू जीन्स और रस्ट कलर की टी शर्ट पहने वो कोई और ही नहीं रही था। हेज़ल आंखें मुतीबा के चेहरे पर गाड़े हुए था। वो शशतर उसे देख रही थी। अपनी मुतविश हालत का एहसास होते ही जल्दी से नज़रें उस पर से फेरी। तुमने बताया नहीं कि तुम मैरिड हो? वार्डन ने शिकवा किया। आप दोनों बातें करें, मैं अभी आती हूँ। वार्डन को उन दोनों के अंदाज कुछ अजीब से लगे। मुतीबा के चेहरे पर मौजूद नाफहम तासुरात और रईद की खुशमगी नज़रों से कुछ अजीब सी लगी, इसलिए उसने दोनों के दरमियान से निकल जाना बेहतर समझा। मुतीबा खामोशी से एक जानिब हो गई। वार्डन के बाहर जाते ही रईद अपनी जगह से उठकर आहिस्ता रवि से चलता उसके मद्दे मुकाबिल आया, जो नज़रें नीचे ज़मीन पर गाड़े खड़ी थी। आपने क्या समझा था कहीं पे छुप जाओगी? रईद के तंज में लिपटी आवाज़ पर मुतीबा की रीढ़ की हड्डी सनसना गई। आपको किसने बताया मेरे यहाँ आने का? मुतीबा ने हिम्मत करके सर उठाकर मजबूत लहजे में उससे इस्तफ़ार किया। मुझे किसी के आसरों की ज़रूरत नहीं, मेरे अपने बहुत से रिसोर्सेज हैं। मिशाल ने तो मेरे साथ दुश्मनी की ही है, मगर सबसे बड़ी दुश्मनी आपने की है। रईद ने उसे बावर करवाया कि वो जान चुका है कि मिशाल ने उसका साथ दिया। मुतीबा मिशाल से दिल ही दिल में बदगुमान हुई। मिशाल से बदगुमान होने की ज़रूरत नहीं, उसने आपके साथ बड़ी पक्की दोस्ती निभाई है। मैंने किसी और सोर्स से पता करवाया। रईद उसके तासुरात से हमेशा की तरह उसके अंदर का हाल जान गया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मेरे ख्याल में मेरा वो ख़त काफ़ी था, मुझे बस आपके साथ नहीं रहना। मुतीबा ने फिर ज़िद्दी लहजे में कहा। आपको मैंने कहा था कि हम इस सब को कुछ दिनों बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन आपकी अक्ल शरीफ में बहुत सी बातें समाती नहीं हैं।
रईत पुरतासुफ लहजे में बोला, मुझे किसी भी बारे में कुछ नहीं सुनना, आप प्लीज़ यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए। मुतीबा काटदार लहजे में बोली। अब की बार रईत का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो जो इंतहाई नरम खोता इस वक्त शदीद तैश में आ चुका था। मुतीबा को कंधों से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब किया। गिरफ्त इंतहाई सख्त थी, वो डर ही तो गई। इतनी बेकदरी लड़की मैंने कभी नहीं देखी। क्यों नहीं मान लेती कि मुझसे मोहब्बत हो चुकी है? आपकी आंखें, आपका एक एक अंदाज इस बात की गवाही देता है कि मोहब्बत के फूल इस दिल में भी खिल चुके हैं। इन्हें नोचने पर क्यों तुली हो? रईत का गमगीन मगर सख्त लहजा और फिर उस पर मुतीबा की ज़ात के ये इंकशाफात। वो कुछ देर पहले ही तो अल्लाह के सामने एतराफ़ कर चुकी थी उससे मोहब्बत का। अब यूँ फिर से वो सब सोए जज्बात जगाने पर वो बेबसी की इंतहा को छू गई। आंसू तवातर से उसकी आंखों से बहने लगे। क्यों करूं मैं मोहब्बत का एतराफ़? आपने मुझे धोखे में रखा। आपकी ज़िंदगी में कोई और भी है। मैं ऐसे किसी दिल में अपनी जगह नहीं बनाना चाहती जहां पहले से किसी का राज हो। मुझे जगह नहीं बनानी, मुझे राज करना है। उसकी मासूम सी ख्वाहिश और उस पर इतना हर धर्म एतराफ़ रईत के गुस्से को झाग की तरह बैठा गया। रईत की गिरफ्त नरम हुई मगर ख़त्म नहीं हुई। तो मेरी जान आपका ही राज है। मेरी पहली बीवी नहीं, सिर्फ मनकूहा थी, विशाल की बड़ी बहन। मुझे नहीं मालूम वो कब मुझे पसंद करने लगी। उसे कुछ साल पहले कैंसर डायग्नोज हुआ था, आखिरी स्टेज थी। डॉक्टर ने चंद माह का वक्त बताया। तब उसने विशाल और बाकी घर वालों के सामने ये इंकशाफ किया कि वो मरते वक्त मेरे नाम से मरना चाहती है। मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मुझे कभी उसने एहसास नहीं होने दिया। बस उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने उससे निकाह किया था, सिर्फ निकाह, बीवी नहीं बनाया था। उसके लिए ये इत्मीनान ही बहुत था कि वो मेरे नाम से इस दुनिया से गई। अगर मेरा नाम किसी के काम आ गया तो इसमें क्या बुराई थी? मेरी उससे अंसियत सिर्फ इंसानियत और एक दोस्त तक थी। ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी कि मैं निकाह से पहले आपसे डिस्कस करता, जब मेरे दिल और दिमाग में वो कहीं थी नहीं। तो मैं आपसे क्यों उसके बारे में बात करता? रई ने आखिरकार इस हकीकत पर से पर्दा उठा ही दिया जो मुतीबा को बेचैन किए हुए थी। मेरी पहली और आखिरी बीवी सिर्फ आप हो और रहोगी। रई ने अपनी मोहब्बत पाश नजरें उसके चेहरे के एक एक नक्श पर अटकाए। और अगर ये हमदर्दी का बुखार बाद में भी रहा तो क्या आप निकाह करते जाएंगे? मुतीबा का लहजा अब भी खफा था। रईत उसके मुंह फुलाकर एक नया शिकवा निकालने पर कहका लगाए बगैर नहीं रह सका। नहीं जनाब, मैं लड़कियों को कहूँगा अब मैं पूरे का पूरा एक ही बंदी का हूँ, सो अब किसी और को तलाश करिए। यार, सब लड़कियों में जालसी का ये मादा इसी तरह कूट कूट कर भरा होता है। रई नफ़ी में सर हिलाते बामुश्किल मुस्कुराहट रोक कर बोला, आपको क्या पता मुझे ये बात कितनी बुरी तरह खिल रही थी कि एक तो मजबूरी में मुझसे निकाह हुआ, वो भी दूसरा, और इस पर मोहब्बत का एतराफ़ भी धड़ल्ले से हो रहा है। मुतीबा की बातें रईत को मुसलसल मुस्कुराते रहने पर मजबूर कर रही थी। पहली बार तो वो अपने दिल की बातें कर रही थी। रईत का बस नहीं चल रहा था, कितनी मोहब्बतें उस पर निछावर कर देता। मोहब्बत से उसे खुद में समोया। मैं समझा था कि मेरी मोहब्बत देखने के बाद इतनी अक्ल आ जाएगी कि पहली जो कोई भी थी अब तो सिर्फ आप ही आप हो। लेकिन नहीं, आपकी जज्बाती, अना और खुददारी वाली फितरत ने आपको मुझसे दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रईत का लहजा हल्की सी खफकी लिए हुए था। मुतीबा खामोशी से उसके साथ लगी, बस उसकी मौजूदगी का यकीन कर रही थी। आई फिगर्ड इट आउट फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट, seconds and hours. Maybe they had to take some time. I know how it goes. I know how it goes from wrong and right, silence and sound. Did they ever hold each other tight like us? Did they ever fight like us? You and I, we don't wanna be like them. We can make it till then. Nothing can come between you and I. Saw the mistakes of up and down. Meet in the middle. There's always room for common ground. I see what it's all like. I see what it's like for day and night, never together. 'Cause they see things in a different light, like us, but they never tried like us. उसके साथ लगाए लगाए रही ने चंद लाइनें पढ़ी। मुतीबा आंखें बंद किए उसकी मोहब्बत की सच्चाई को महसूस कर रही थी। सॉरी नहीं बोलोगी मुझे 3 दिन मुसलसल इस अजियत में रखने के लिए कि शायद मैंने आपको खो दिया है? रई ने उसकी खामोशी को महसूस करते उसे बोलने पर उकसाया। क्यों करूँ सॉरी, जब मैं गलत नहीं थी? जो भी था आपको पहले ही मुझे ये सब बता देना चाहिए था। ये वार्निंग है कि अगर आइंदा मुझसे कोई बात छुपाई तो मैं हर चीज़ दाव पर लगा दूंगी। मुतीबा के ज़िद्दी लहजे पर वो मुस्कुराहट दबाता भवें अचकाकर उसके अंदाज देखने लगा, जो उसके कंधे से सर उठाए मज़े से बोल रही थी। यानी हर हाल में नुकसान मेरा ही करवाना है। खैर, मेरे पास भी बहुत सी तरकीबें हैं जो आपको आइंदा मेरी ज़िंदगी से निकलने नहीं देंगी। रईत की बात पर उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा। बाकी की बातें घर चल कर ना कर लें। ये ना हो आपकी मैडम ने यहाँ कोई खुफिया कैमरा लगाया और हमारे मिलाप पर उन्हें मुफ्त में फ़िल्म देखने का मौका मिल रहा हो। रईत की बात पर उसे अपनी हालत और जगह का अंदाज़ा हुआ। फ़ौरन फासला पैदा किया। अपना बैग ले लो, अभी तो वो चेक वापस मेरी दराज में रखने पर भी लड़ाई करनी है।
रईद ने उसे तनबीह की, मगर ये प्यार भरी धमकी मुतीबा को ऑफिस से निकलते हुए मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। बस करिए रईद, अब मुझ में और इस खौफनाक जगह पर रहने की हिम्मत नहीं है। सारी रात डरते हुए गुजरती है कि कहीं कोई शेर आकर वो हमें खा ना जाए। 2 दिन हो गए थे उन्हें इन जंगलों में रहे। रईद ने अपना वादा पूरा किया था हनीमून किसी जंगल में मनाने का। बसों पर सवार होते वो शुमाली इलाका जात की खूबसूरतियों से लुत्फानंदोज होते। 2 दिन से इन जंगलों में रह रहे थे। मैंने तो अभी पूरा हफ्ता यहाँ गुजारना है। सामने आबशार से बहते पानी को देखते वो कुछ और फैलकर पत्थरों पर उसके करीब हुआ। मुझे नहीं रहना, मैं बाबा से कहती हूँ, मुझे वापस बुलाइए, जैसे भी खुद ही रहिए इस खौफनाक जंगल में। उसके तंग होते घेरे पर उसे घूरते वो नरूठे अंदाज में बोली। हसन इन दिनों पाकिस्तान आए हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता अपना ऑफिस यहाँ सेट कर रहे थे। उनकी वापसी पर उन्होंने आखिर बार दुबई जाना था और सब वाइंड अप करके चंद दिनों में वापस हमेशा के लिए पाकिस्तान आने का इरादा कर लिया था। अच्छा, छोड़कर खुद जनाब वापसी का सफ़र करेंगी। रई ने उसकी हवा से बातें करती बालों की लिटों को मोहब्बत से छुआ। क्योंकि मुझे अभी बहुत सारा जीना है। वो उसके कंधे पर सर टिकाकर मज़े से बोली। अभी तो आपकी मोहब्बत को महसूस करना शुरू किया है, अभी तो मुझे ज़िंदगी से प्यार हुआ है। वतीबा बिला झिझक उससे इजहार करती थी अपनी शिद्दत और मोहब्बतों का। मुझे ये समझता था कि यह ना की मारी लड़की इंतहाई सख्तिल है। उसके साथ दिन रात का हर लम्हा गुजारने पर मालूम हुआ वो भी अंदर से वैसी ही नरम खो है जैसी और लड़कियाँ होती हैं। आप मेरे सामने कभी घबराई नहीं? रईद के सवाल पर वो हंसी। बहुत बार, ख़ास तौर पर आपकी नज़रों में देखने की मुझ में कभी हिम्मत नहीं होती थी। आपकी नज़रें इतना शोर मचाती हैं और ऐसे देखती हैं जैसे अंदर बाहर के सब राज जान लेंगी। वतीबा खोए हुए अंदाज में बोलती जा रही थी। क्या अब भी? रईद के सवाल पर उसने लम्हा भर को उसकी नज़रों में देखा। अब तो और भी ज़्यादा तंग करती हैं। वतीबा सर झुकाते बोली। अच्छा, अब बताइए, हम कल जा रहे हैं यहाँ से? वतीबा ने फिर से बात वहीं से शुरू की। अच्छा यार, चले जाएंगे, लेकिन जॉब शॉप वाला सीन वापसी पर नहीं होगा। रईद की बात पर वो बुरा समूह बनाकर रह गई। आपकी ही कंपनी ज्वाइन कर लूँगी, वो लजाजत भरे अंदाज में बोली। ऑफिस से आने के बाद की सारी कंपनी मेरी आपके लिए ही होती है, वो ही इंजॉय करें। रईद फिर से शौक लहजे में बोला। ओफो, प्रतिभा का जॉब करने का दिल था, रईद उसे करने नहीं दे रहा था। कोई पता नहीं था, जॉब मिलने के बाद अपने खर्चे पानी के पैसे रईद को देने लग जाती। अभी उसे इस खुददारी के ख्याल से बाहर आने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। रईद को ये वक्त बहुत सोच समझ कर गुजारना था कि उसकी ये आदत ख़त्म भी हो, मगर इस समय उसे ठेस ना पहुँचे। मेरे बच्चे आ जाएंगे ना आपको कंपनी देने, बस कुछ देर सब्र कर लें। रईद को फिर से पटरी से उतरते देखकर मुतीबा का दिल किया अपना सर पीट ले। वो अपनी मोहब्बत से उसे इतना जिच करता था कि धौंस जमाए बिना वो हर बात मनवा लेता था, और यही अहमियत और मोहब्बत मुतीबा को उसकी हर बात पर सर झुका देने पर मजबूर कर देती थी। मर्द का जो रूप अब उसने रईद की सूरत में देखा था वो उसे हैरान करने के लिए साथ साथ मुतीबा को मोतबर बनाता था। फिर वो कैसे उस प्यारे शख्स का दिल दुखाती, और उसे अब कभी उसका दिल दुखाना भी नहीं था जहाँ सिर्फ उसका राज था। तो ये थी आज की एपिसोड, जो कि लास्ट एपिसोड है। होप सो। स्टार्टिंग में मैंने बोला कि ये सेकंड लास्ट होगी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये बहुत ही छोटी हो जाएगी, तो इसीलिए फिर मुझे इसको एक ही एपिसोड में कन्वर्ट करना पड़ा, जो कि लास्ट एपिसोड है और आप लोगों के लिए सरप्राइज़ भी साबित हुआ। अब मैं देखती हूँ कोई और अच्छा सा नावल जो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँगी, जो आप लोग एंजॉय करेंगे इस नावल के बाद। लेकिन देखती हूँ अगर पॉसिबल हुआ तब ही, अदरवाइज़ फिर आप लोगों को कल ही नावल मिलेगा। और वैसे भी यार मेरा संडे को टेस्ट है, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ कि मेरा टेस्ट कैसा होगा, क्योंकि मेरी तैयारी अभी नहीं है। तो एक हफ़्ता पड़ा है, आज संडे है, अगले संडे को मेरा मतलब जो आने वाला संडे उसको मेरा टेस्ट है 23 को। तो दुआ कीजिएगा मेरा टेस्ट अच्छे से हो जाए। तो फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।